नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीड साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है और उसमें अपन आज रोग यानी डिजीज और रोग को फैलाने वाले जीवाणु विषाणुओं के बारे में दूसरा अपना ये पार्ट रहेगा साथियों, जिसमें 42 नंबर प्रश्न से लेके 82 नंबर तक के प्रश्नों को करेंगे। सारे के सारे प्रश्न राजस्थान बोर्ड की किताबों से हैं और एनसीईआरटी की किताबों से हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से निश्चित रूप से महत्वपूर्ण आपका मैटर है। आपने अगर अच्छे से इन किताबों को पढ़ भी लिया तो भी आप एक बार प्रश्नों को जरूर करें ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए मित्रों, शुरू कर लेते हैं आज के अपने वीडियो को बिना समय गवाए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, पहला आपका प्रश्न है और 42वां प्रश्न वैसे डिप्थीरिया रोग है जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग और आनुवांशिक रोग। तो डिप्थीरिया जो है मित्रों, वो आपका एक जीवाणु जनित रोग है। पहले साथियों, किस जीवाणु से होता है आगे बातें इसके बारे में करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे जो बायोलॉजी के टॉपिक साइंस के जो अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें मित्रों अगर आप जो पहले के जो टॉपिक्स कुछ बायोलॉजी के मैंने करवा दिए हैं 2-3 टॉपिक्स, तो उन टॉपिक्स के प्रश्न अगर आप करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और आपको जो साइंस के टॉपिक वाइज प्रश्न हैं तो एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करके टॉपिक वाइज टेस्ट नाम से कुछ है ऐसे करके, तो उसको आप देखिएगा और उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे टॉपिक वाइज प्रश्नों को निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है डिप्थीरिया रोग का रोगजनक है। तो देखिए, अपने को पता है कि ये जीवाणु से तो होता है, लेकिन किस रोगजनक से होता है, किससे होगा ना। माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई से है, कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से है, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से है या कोरोनी बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। तो डिप्थीरिया रोग जो है वो आपका कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से होगा, ठीक है। तो इसका रोगजनक कौन है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, जो वो डिप्थीरिया रोग का रोगजनक आपका रहेगा। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लेप्टोस्पाइरा जीवाणु से कौन सा रोग होता है? लेप्टोस्पाइरा जीवाणु से लीवर सिरोसिस, हिपेटाइटिस, बंध्यता या 1 व 2 दोनों। तो लेप्टोस्पाइरा जीवाणु से मित्रों आपका लीवर सिरोसिस, हिपेटाइटिस बिल्कुल होगा, 1 व 2 दोनों यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो लीवर सिरोसिस यानी एक प्रकार से लीवर कमज़ोर हो जाना, हिपेटाइटिस में भी लीवर कमज़ोर होता है, तो लगभग एक ही बीमारी है ये। इसके अलावा बात करें पीलिया की, तो उसमें भी यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। तो 9th क्लास की किताब में तो लीवर सिरोसिस, हिपेटाइटिस और पीलिया एक ही रोग बताए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मित्रों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। लेप्टोस्पाइरा जीवाणु से लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस दोनों रोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, पेनिसिलियम तथा एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स का उपयोग किस रोग में किया जाता है? क्षय रोग में, डिप्थीरिया में, पीलिया में या मलेरिया में? तो मित्रों, इस दवाई का उपयोग जो किया जाएगा वो आपके किया जाता है ऑप्शन नंबर 2 डिप्थीरिया में। डिप्थीरिया में इसका उपयोग जो वो साथियों किया जाएगा। अगला आपका प्रश्न, न्यू लिवफिट दवा का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो न्यू लिवफिट दवा का जो उपयोग है मित्रों, वो पीलिया के उपचार में करते हैं अपन लोग। ये भी 9th क्लास की किताब में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि न्यू लिवफिट दवा का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है। तो एक प्रकार से जो लीवर को प्रभावित करने वाली जो भी बीमारियां हैं उनमें न्यू लिवफिट दवा का उपयोग होता है, ठीक है। तो अपने पीलिया में यही प्रभावित होता है, यकृत ही प्रभावित होता है, यानी कि लीवर ही प्रभावित होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ही इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किस रोग के निदान हेतु लेप्रोमिन टेस्ट किया जाता है? पीलिया, क्षय रोग, टाइफाइड या कुष्ठ रोग? बहुत अच्छा प्रश्न है। लेप्रोमिन जो टेस्ट है मित्रों, वो कुष्ठ रोग के निदान में किया जाता है, कुष्ठ रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा एसिस के लिए सत्य कथन क्या है? यह प्रोटोजोआ जनित रोग है, यह यकृत को प्रभावित करता है जिससे अमीबिए हिपेटाइटिस हो जाता है, तीसरा इसका रोगजनक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, और 4 है ये सभी। तो देखिए मित्रों, इसका आंसर रहेगा अमीबा एसिस के लिए जो सत्य कथन है वो क्या रहेगा? ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वो रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न कि कुनेन और क्लोरोक्वीन के द्वारा किस रोग का उपचार किया जाता है?
मलेरिया का, मधुमेह का, कैंसर का या पीलिया का? तो कुनेन और क्लोरोक्विन के द्वारा मित्रों मलेरिया का उपचार किया जाता है। ये जो दवाइयाँ हैं इनका उपयोग किसमें होगा? मलेरिया के उपचार में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला आपका प्रश्न, टेट्रासाइक्लिन व टेरामाइसिन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? देखिए साथियों, ये जो दवाइयों वाले प्रश्न हैं ये आपके 9th क्लास की जो राजस्थान बोर्ड की किताब है 9th क्लास की, उसमें से प्रश्न बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से आपको ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि प्रश्न सीधा बन सकता है इनसे। मलेरिया, अमीबाएसिस, ओस्टियोपोरोसिस और वर्णांधता, तो इसमें आंसर आपका रहेगा अमीबाएसिस। ठीक है, अमीबाएसिस में टेट्रासाइक्लिन व टेरामाइसिन दवाई का उपयोग जो वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न मित्रों, वह कौन सा रोग है जिसमें टांगे धनुषाकार, वक्ष कबूतरनुमा तथा दांतों में इनेमल का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है? हेमरेज, रिकेट्स, स्टेरिलिटी या डेंगू? तो मित्रों ये आपका रोग रहेगा रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, टांगें धनुषाकार हो जाती हैं, वक्ष आपका छाती वगैरह जो है वो सीना वगैरह कबूतरनुमा तथा दांतों में इनेमल का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। अगला आपका प्रश्न, मलेरिया के लिए असत्य कथन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ये मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, तो देखिए बिल्कुल सही बात है ये तो। अगला है प्लाज्मोडियम की कुल 4 जातियां हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला आपका प्लाज्मोडियम की खोज मोंटाग्नियर ने की है, तो ये गलत है मित्रों। मोंटाग्नियर ने प्लाज्मोडियम की खोज नहीं की है, मोंटाग्नियर ने HIV वायरस की खोज की है। किसकी? HIV वायरस की, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम वगैरह जो है। ठीक है, तो HIV जो वायरस है उसकी खोज साथियों किसने की है? मोंटाग्नियर ने की है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 फिर इसका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, मधुमेह रोग का कारण है अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होने पर, अग्नाशय में ग्लूकेगोन हार्मोन अधिक स्रावित होने पर, या तीसरा ऑप्शन अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होने पर, या चौथा ऑप्शन 1 व 2 दोनों? तो देखिए मित्रों, मधुमेह रोग का कारण जो है वो होगा अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होने पर। अगर ये कम मात्रा में स्रावित होगा तो वसा जो एक प्रकार से रुधिर में आपके शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको मधुमेह रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होने पर मधुमेह रोग होता है, ये इसका कारण बनता है। चलिए अगला प्रश्न, विनक्रिस्टिन तथा विनब्लास्टिन का उपयोग जो है वो किस रोग में किया जाएगा? तो मित्रों इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। ठीक है, ये दवाइयाँ हैं दो, विनक्रिस्टिन तथा विनब्लास्टिन, इनका उपयोग कैंसर के उपचार में जो वो किया जाता है। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कैंसर का कारण बनता है? तो सबको पता है कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि तथा विभाजन, ये भी बनेगा। धूम्रपान भी इसका कारण बनता है। ठीक है, कैंसर का कारण जो है वो धूम्रपान भी बनता है। एक्स रेज और यूवी रेज भी इसका कारण बनते हैं। तो कारण पूछा है अपने को, है ना, कारण पूछा है कि इस कारण से कैंसर हो सकता है, तो तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रोग के लिए कोई टीका नहीं बनता है? डेंगू, पोलियो, चेचक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मित्रों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेंगू। डेंगू के लिए कोई टीका जो है वो नहीं बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है? मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, एड्स या हैजा? तो प्रोटोजोआ प्राणियों के द्वारा तो मलेरिया रोग होता है निश्चित रूप से, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रति विषाणुक औषधियाँ बनाना प्रति जीवाणुक दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन क्यों है? क्योंकि एक विषाणु परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं, दूसरा विषाणु सजीव और निर्जीव की सीमा रेखा पर है, तीसरा विषाणु में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है, चौथा है विषाणु के चारों ओर प्रोटीन से बना कवच होता है। तो देखिए बातें तो लगभग सभी ठीक है, लेकिन अपने दवाइयाँ बनाना आसान है। जीवाणु की दवाई बनती है, जीवाणु यानी बैक्टीरियल जो रोग हैं उनके लिए दवाइयाँ बनाते हैं, जो वायरल हैं उनके लिए अपन टीका बनाते हैं। ठीक है, तो प्रति विषाणु, जैसे अभी कोरोना का वायरस चल रहा है तो कोरोना का टीका जो है वो लगना स्टार्ट तो हो गया, वैसे दोनों टीके मुझे भी लग चुके हैं।
तो ये जो मतलब प्रोसेस लंबा कैसे होता है, कठिन क्यों है वायरस का टीका बनाना? तो मित्रों इसका सही आंसर होगा विषाणु में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो जिस शरीर में जाएगा उसी के अनुसार वह जैव रासायनिक प्रणाली अपनी करेगा, तो ये थोड़ी सी समस्या आती है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 मित्रों इसमें सही आंसर रहेगा। चलिए, निम्न में से कौन सा रोग जनक कालाजार का कारण बनता है? एस्केरिस, ट्रिप्नेसोमा, लिस्मेनिया और बैक्टीरिया। तो इसका आंसर मित्रों क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा लिस्मेनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर या न्यूमोनिया? तो मित्रों न्यूमोनिया जो रोग है वो आपके मच्छर के द्वारा नहीं फैलता, बाकी आपके सारे के सारे रोग जो है मच्छर के द्वारा ये फैलेंगे। डेंगू मलेरिया हो या मस्तिष्क ज्वर, जिसको दिमागी बुखार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, विषाणु से हेपेटाइटिस रोग होता है, यह रोग निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा संचालित होता है या संचरित होता है? वायु, जल, भोजन या व्यक्तिगत संपर्क? तो मित्रों देखिए, विषाणु से हेपेटाइटिस रोग निश्चित रूप से होगा, और यह देखिए अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हेपेटाइटिस रोग पीलिया को भी बोल देते हैं, और पीलिया अपने होता है जीवाणु से, लेकिन हेपेटाइटिस रोग निश्चित रूप से किससे होगा? विषाणु से। बोल देते हैं वो बात अलग है, लेकिन वो रोग जो हेपेटाइटिस रोग आपका विषाणु जनित रोग होगा, पीलिया आपका जो वो जीवाणु जनित रोग मित्रों होता है। और ये आपका फैलता किससे साथियों? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा सही? यहाँ पे रहेगा जल द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न, वेक्टर की सही परिभाषा कौन सी है? तो वेक्टर की सही डेफिनेशन आपकी पहले ही ऑप्शन में है कि वह जीव जो संक्रामक कारकों को एक रोगग्रस्त व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाता है वेक्टर कहलाता है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न, टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? फेफड़े, यकृत, प्लीहा, छोटी आंत वगैरह क्या है? तो देखिए टाइफाइड से प्रभावित होने वाला तो छोटी आंत जो वो प्रभावित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 होगा, सॉरी ऑप्शन 4 होगा। अगला प्रश्न, श्वास नली की श्लेष्मा किस रोग में प्रभावित होती हैं? चिकन पॉक्स में, रेबीज में, सर्दी जुकाम में या खसरा में? तो मित्रों ये प्रभावित होती हैं आपकी रेबीज रोग में। ठीक है, सॉरी सर्दी जुकाम में, श्वास नली की बात की जा रही है ना। श्वास नली की श्लेष्मा किस रोग में प्रभावित होती है? तो ये सर्दी जुकाम में होगी आपकी, है ना। एक प्रकार से गले में सूजन आ जाना थोड़ा सा, जिससे गले में दर्द अपने को महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 मित्रों इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोफोबिया का रोग कारक क्या है? हाइड्रोफोबिया यानी कि जल आतंक रोग जिसको अपन बोलते हैं, रेब्डो वायरस है, स्ट्रीट वायरस है, लाइसा टाइप 1 है या उपरोक्त सभी है? तो देखिए साथियों, रेब्डो वायरस जिससे रेबीज रोग होता है उसी को अपन हाइड्रोफोबिया भी बोल देते हैं, यानी कि जल आतंक रोग भी इसको बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं और रेबीज रोग भी बोलते हैं। ये रेब्डो वायरस के द्वारा होता है साथियों, जो कि कुत्ते, लोमड़ी वगैरह के, बंदर वगैरह के लार में ये जो आपका वायरस पाया जाता है। इस रेब्डो वायरस को साथियों स्ट्रीट वायरस भी कहा जाता है और लाइसा टाइप 1 भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 मित्रों इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, बीसीजी का पूर्ण रूप है? बेसिलस कैलमेट गुएरिन, बेसिक कुलेमेटी गुएरिन, ब्लैक कुलेमेटी गुएरिन या बेसिलस क्लाइमेट गुएरिन? तो क्लाइमेट गुएरिन नहीं होगा, केलमेट गुएरिन होगा, बेसिलस केलमेट गुएरिन। ऑप्शन नंबर 1 निश्चित रूप से यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न, खसरा रोग का रोगजनक है? खसरा रोग जो है उसका रोगजनक कौन है मित्रों? तो ये आपका सही आंसर क्या रहेगा इसमें? रूबियोला वायरस, मोरबिली वायरस, पोलिनोसा मोरबिलोरम। तो देखिए ये सारे एक ही नाम है। खसरा रोग जो है वो इन्हीं वायरसेस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है? तो ये आपका आ जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र इससे प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न मित्रों आपका, थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, 71 नंबर का आपका प्रश्न है, एलिसा टेस्ट किस रोग के निदान में किया जाता है? तो सब लोग जानते हैं एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स के इलाज में मित्रों निदान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न, आनुवांशिक रोग है? हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, टर्नर सिंड्रोम है या सारे के सारे हैं? तो आनुवांशिक रोग सारे ही हैं, तो ऑप्शन 4 ही होगा।
हीमोफीलिया हुआ, वर्णांधता हुआ, टर्नर सिंड्रोम हुआ, सारे के सारे आपके क्या आनुवांशिक रोग ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है पायरिया, दाद, दमा या डाउन सिंड्रोम। तो प्रोटोजोआ जनित रोग पूछा है तो वो आपका रहेगा पायरिया। ट्रिक के साथ याद करवाए थे आपको मित्रों, याद होंगे। अगला प्रश्न, एथलीट फुट रोग है। एथलीट फुट जो वो साथियों कवक जनित रोग होता है, सब लोगों को पता है। अगला आपका प्रश्न, क्षय रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? हेंसन ने की थी, रॉबर्ट कोच ने, ब्लूमबर्ग ने या मोंटाग्नियर ने? तो इसकी जो खोज है वो ब्लूमबर्ग के द्वारा की गई। क्षय रोग यानी कि टीबी के जीवाणु की खोज जो है वो ब्लूमबर्ग के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न, प्लेग किस जीवाणु से होता है? तो आपका पास्चुरेला पेस्टिक, पास्चुरेला पेस्टिक जो है उससे आपका प्लेग रोग होता है। बहुत ज़बरदस्त स्पीड से फैलता है, घातक, प्राण तक ले लेता है। देखिए गुजरात में ये रोग फैला हुआ है और प्लेग रोग जो चूहों से एक प्रकार से फैलता है, तो बहुत ही खतरनाक रोग है और पास्चुरेला पेस्टिक नामक जीवाणु से ये होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न, टिटनेस रोग प्रभावित करता है। टिटनेस जो रोग है मित्रों वो आपके किसको प्रभावित करेगा? आंत को, श्वास तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को या त्वचा को? तो मित्रों ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है टिटनेस, ठीक है। और आपको पता ही होगा टिटनेस जो रोग है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से टिटनेस रोग होता है और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रेबीज से प्रभावित होने वाला तंत्र है श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र या यकृत? तो रेबीज से प्रभावित होगा, है ना। रेबडो वायरस जो एक प्रकार से रेबीज रोग है ना, रेबीज रोग का रोगजनक कौन है? रेबडो वायरस है, ठीक है, जो कि कुत्ते वगैरह के लार में पाया जाता है। तो ये आपके प्रभावित करेगा, रेबीज जो प्रभावित करेगा वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे मित्रों सही आंसर आपका रहेगा। टिटनस भी तंत्रिका तंत्र को करता है और रेबीज भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है? तो मित्रों अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाला जो रोग है वो मलेरिया, पायरिया, पेचिस या कालाजार में कौन सा होगा? तो इसका आंसर रहेगा कालाजार, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सिंड्रोम को मंगोलिया रोग के नाम से भी जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम? तो देखिए इसका सही उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 डाउन सिंड्रोम, ठीक है। मंगोलिया रोग से रोगग्रस्त बच्चे में इनकी जीभ जो है वो साथियों मोटी होती है और ये मंद बुद्धि थोड़े से होते हैं। इनकी जीभ जो है वो थोड़ी मोटी होती है और मंद बुद्धि भी होते हैं। अगला प्रश्न, वर्णांधता रोग में किस रंग को पहचानने की समस्या आती है? तो सब लोग जानते हैं इस प्रश्न को, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। लाल व हरे रंग को पहचानने में बड़ी दिक्कत आती है वर्णांधता के रोग में, लाल और हरे रंग को पहचानने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा सिंड्रोम केवल महिलाओं में होता है? डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम? तो देखिए क्लिनफेल्टर जो सिंड्रोम है केवल पुरुषों में होता है और टर्नर सिंड्रोम जो है वो मित्रों आपके सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है, या ऑप्शन 3 अपन कह सकते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो 30 आपके साथियों टोटल 40 से लेकर के 82 तक के प्रश्न, इन आपके 40 प्रश्नों में लगभग कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए चैनल को। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकॉन का निशान दबाइएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए साथियों अपन अगले वीडियो में मिलेंगे एक और शानदार टॉपिक के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि यह टेस्ट सीरीज़ आपको एक प्रकार से निश्चित सफलता की तरफ निश्चित रूप से लेकर के जाएगी। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा अगर मैं बताना चाहूँ तो वो अपने टेस्ट का टॉपिक रहेगा साथियों भोजन, ठीक है। और भोजन से जुड़े लगभग मित्रों आपके प्रश्न जो तैयार हुए हैं वो आपके लगभग 50 प्रश्न आपके भोजन से तैयार हुए हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि भोजन के 50 प्रश्नों को एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूँ। उसके बाद अपन तंत्रों को स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था के साथ प्रश्नों को अंत करेंगे। तो एक प्रकार से 4
जो वो टॉपिक आपके आज कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो सूक्ष्म जीव हो चुका है, एक पादप हो चुका है, कोशिका तथा इसका विभाजन और रोग, ये आपके चारों के चारों टॉपिक्स हो चुके हैं। कल से अपन 5वां टॉपिक भोजन स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्द आपका बायोलॉजी का अब सिलेबस कंप्लीट मित्रों होने वाला है। चलिए, उम्मीद है कि आपको सबको मैटर अच्छा लगा होगा और अपन कल वाले वीडियो में भोजन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साइको के पेपर भी आप लोग करते रहें। और अगर आप हमारे 51 मॉडल पेपर लेना चाहते हैं साइंस के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है आपके इंस्टामोजो स्टोर का, वहाँ से आप जा कर के बाय कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।